नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से उस दिशा में देखा। अर्थस्वॉर्ड फॉलिंग थंडर एक गुप्त तकनीक थी और यह एक ऐसी गुप्त तकनीक थी जिसे अर्जुन जानता था। ये गुप्त तकनीक 3 चालों में विभाजित थी: ह्यूमन स्वॉर्ड रिवॉल्विंग एनाइलेशन, अर्थ स्वॉर्ड फॉलिंग थंडर और हेवन स्वॉर्ड स्टार शैटरिंग। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी और तीनों चालों की संयुक्त शक्ति अनंत थी। और इस गुप्त तकनीक को विकसित करने वाला अजूर सन टेम्पल का वैराग्यनंद था। अर्जुन ने 4 सीजन्स रेल्म के फ्लोइंग टाइम टेम्पल में वैराग्यनंद से युद्ध किया था और इस गुप्त तकनीक की शक्ति का अनुभव किया था, इसलिए यह उसकी स्मृति में ताज़ा था। अब जब उसने ओरिजिन सी में किसी को इस गुप्त तकनीक का उपयोग करते देखा तो उसका ध्यान तुरंत इसकी ओर खिंच गया। जब उसने सिर घुमाया तो अव्यवस्थित युद्ध क्षेत्र में एक सफेद आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। वह वैराग्यनंद के अलावा और कौन हो सकता था? जब से अर्जुन उससे मिला था, ये लड़का हमेशा एक सफेद चोगा पहनता रहा है जो ठाठदार और ठंडा लगता है, लेकिन इस समय वह बुरी स्थिति में लग रहा था और उसे घेरा जा रहा था। उसका सफेद चोगा लाल खून से सना हुआ था जो बहुत ही चमकदार लग रहा था। और उसके साथ एक और आकृति थी जिससे अर्जुन परिचित था, नीलांगी। अजूर सन टेम्पल के ये दोनों विशिष्ट शिष्य इस समय एक छोटे से द्वीप के ऊपर पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। हर कोई चारों दिशाओं से आ रहे हमलों का विरोध करने के लिए एक गुप्त तकनीक डाल रहा था। जिस द्वीप पर वे थे वह बड़ा नहीं था, बस उन दोनों के लिए बसने लायक था। वे दोनों विशिष्टों में विशिष्ट थे। कुछ वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद वे दोनों थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म के चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन वे संख्या में कम थे और एक अत्यंत कठिन स्थिति में थे। वैराग्यनंद के शरीर से समय समय पर खून बह रहा था, जबकि नीलांगी के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े पसीने से गीले थे जो उसके उत्तम और भरे हुए शरीर से चिपके हुए थे। जब अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो उसने पाया कि उन्हें घेरने वाले लोगों ने जगह को अवरुद्ध नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, वैराग्यनंद और नीलांगी के पास अभी भी भागने का मौका था। हालांकि उन दोनों का भागने का कोई इरादा नहीं था। उनमें से एक ठंडा और दृढ़ दिख रहा था, जबकि दूसरी क्रोधित और क्रुद्ध दिख रही थी। वे अपनी जगह पर डटे रहे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। अर्जुन एक नज़र में बता सकता था कि वैराग्यनंद और नीलांगी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इस समूह के लोगों द्वारा लक्षित किया गया था, इसलिए ये लोग उन्हें छीनने आए थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि वे अपनी संख्या पर भरोसा करके नीलांगी को धमकाना चाहते थे, लेकिन लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वैराग्यनंद और नीलांगी को उकसाना आसान नहीं था। जो जानबूझकर छोड़ा गया खालीपन था, वह वैराग्यनंद और नीलांगी के भागने के लिए था। एक शहर को घेरना एक आवश्यकता थी, इसलिए वे जीवन या मृत्यु की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे और केवल उन दोनों को दूर भगाना चाहते थे। दुर्भाग्य से वैराग्यनंद और नीलांगी का भागने का कोई इरादा नहीं था, जिससे लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। अर्जुन तेजी से मुड़ा और उस दिशा में भागा। वह आखिर में अजूर सन टेम्पल का एक पंजीकृत शिष्य था। मार्गेश्वर और स्वरा ने हर तरह से उसका ध्यान रखा था और वैराग्यनंद तथा नीलांगी के साथ उसकी कुछ दोस्ती थी, इसलिए जब वह ऐसी स्थिति का सामना करता तो वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। अर्जुन की गतिविधियों को महसूस करते हुए वैराग्यनंद और नीलांगी को घेर रहे लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्तियों में से एक ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जाओगे या नहीं? नीलांगी ने दांत पीसे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम हमारी जगह लेना चाहते हो? जब तक तुम हमें मार नहीं देते। वैराग्यनंद ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ में लंबी तलवार एक फूल की तरह खिल गई। उसकी भयंकर जानलेवा मंशा ने एक मूक उत्तर दिया, अच्छा, स्वर्ग का रास्ता है लेकिन तुम उसे लेना नहीं चाहते। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन तुम खुद को उसमें झोंकना चाहते हो। ऐसे में हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना।
बोलते हुए लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति ने उदास चेहरे के साथ दूसरों को इशारा किया, स्पष्ट रूप से अब और देरी करने को तैयार नहीं था। इसे जल्दी समाप्त करने का समय था। बाकी लोग मौन स्वीकृति से समझ गए। उनकी गति बदल गई और उनके हमले बहुत अधिक निर्णायक और भयंकर हो गए। दबाव महसूस करते हुए वैराग्यानंद और नीलांगी दोनों के चेहरे उतर गए। लंबे चेहरे वाला वृद्ध व्यक्ति खुद तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन का अभिवादन करते हुए दूर से अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, वेस्टर्न टेरिटरी का पॉइंटेड स्टार सेक्ट कुछ मामलों को संभाल रहा है। मित्र, कृपया हमें कुछ सम्मान दें और घूम कर जाएं। ओह, तुम पॉइंटेड स्टार सेक्ट से हो? अर्जुन न केवल रुका नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी का भाव देखकर उसकी गति भी बढ़ गई। हाँ, आप कौन हैं? जब लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को ये कहते सुना, तो उसने सोचा कि अर्जुन भी वेस्टर्न टेरिटरी का एक कृषक है और वह उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा। ये जानना चाहता था कि वह किस सेक्ट से आया था। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, मैं किंग ऑफ हेल्स पैलेस से हूँ। किंग ऑफ हेल्स पैलेस? लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर संदेह का भाव था, क्योंकि चाहे उसने कितना भी सोचा हो, वेस्टर्न टेरिटरी में किंग ऑफ हेल्स पैलेस नाम का कोई सेक्ट नहीं था। स्पष्ट रूप से अर्जुन सिर्फ बातें बना रहा था। अर्जुन ने मुस्कुराया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सचमुच किंग ऑफ हेल्स पैलेस से हूँ। इस बिंदु पर उसका चेहरा उतर गया और उसने गहरी आवाज में कहा, किंग ऑफ हेल ने मुझे तुम्हारी कुत्तों वाली जान लेने के लिए भेजा है। लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, तुम मौत को बुला रहे हो, लड़के। उसने अपने शरीर में सोस्ची को प्रेरित किया और जल्दी से अपने हाथों से एक रहस्यमय मुहर बनाई। उसने अपना हाथ फैलाया और अर्जुन को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन उसके डर के लिए अर्जुन अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इस अजीब दृश्य ने वृद्ध व्यक्ति को सदमे में डाल दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अर्जुन कैसे गायब हुआ था। एक पल में उसके पैरों के तलवों से एक ठंडक आए और वह मदद के बिना यह सोचने लगा कि क्या उसने सचमुच कोई भूत देखा है। लेकिन इससे पहले कि वह इस विचार को खत्म कर पाता, अर्जुन का चेहरा फिर से उसके सामने दिखाई दिया। लेकिन इस समय अर्जुन उससे केवल 3 इंच की दूरी पर था और उनके चेहरे लगभग छू रहे थे। लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति ने ठंडी हवा में एक सांस ली और इसके बारे में सोचे बिना वह जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय सोस्ची उसके शरीर से बाहर निकल आया, एक दृश्यमान बाधा में बदल गया जो सुरक्षा के रूप में उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था। अर्जुन के होंठों पर एक धूर्त मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी बाईं आंख में एक सफेद कमल की कली दिखाई दी और एक फ्लैश में गायब हो गई। ब्लॉसमिंग लोटस। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करते समय अर्जुन की डिवाइन सेंस बहुत बढ़ गई थी। अब वह इस सोल सीक्रेट टेक्निक का उपयोग अधिक कुशलता और स्वतंत्रता से कर सकता था और उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक लग रही थी। सफेद कमल की कली तुरंत एक रहस्यमय शक्ति में बदल गई, जिसने लंबे चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति के डिवाइन सेंस के बचाव को फाड़ दिया और उसके नॉलेज सी में दौड़ गई। तेजी से पीछे हट रहा लंबे चेहरे वाला वृद्ध व्यक्ति अचानक वहीं जम गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया। उसके दृश्य में जो कुछ बचा था वह सफेद कमल की कली थी, जो जल्दी से खिल गई और उसके शरीर और दिमाग को निगल गई। अर्जुन ने अचानक एक मुक्का मारा और शक्ति के हिंसक विस्फोट के तहत लंबे चेहरे वाला वृद्ध व्यक्ति सीधे रक्त के बादल में फट गया, सोस्सी की ओर गिरते हुए अपने शरीर का कोई निशान नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखकर वैराग्यानंद और नीलांगी को घेर रहे लोग सभी डर गए। हालांकि लंबे चेहरे वाला वृद्ध व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वेस्टर्न टेरिटरी के पॉइंटेड स्टार सेक्ट के डाओसोस रेल्म कृषक के बीच वह शीर्ष 3 में शुमार था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को एक युवा व्यक्ति द्वारा एक ही मौके से हराया गया जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं था। क्या उसे मारने वाला व्यक्ति एम्परर रेल्म से हो सकता है? शैटर्ड स्टासी में एम्परर रेल्म के लोगों की संख्या कम थी, पर वे थे। वृद्ध व्यक्ति की मौत के खूनी दृश्य ने पॉइंटेड स्टार सेक्ट के शिष्यों को डरा दिया।
अर्जुन को ठंडी मुस्कान के साथ उनकी ओर भागते हुए देखकर वे जगह पर खड़े रहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वे सभी वैराग्यानंद और नीलांगी को छोड़कर भागने के लिए मुड़ गए। इस समय उनके पास वृद्ध व्यक्ति का बदला लेने की हिम्मत भी नहीं थी और केवल अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से भागना चाहते थे। जमा हो जाओ। अर्जुन ने अपना हाथ फैलाया और मुट्ठी बंद कर ली और स्पेस प्रिंसिपल्स के उछाल के तहत उसके सामने की जगह तुरंत जम गई। जो कुछ लोग जल्दी में भाग रहे थे उन्होंने डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, केवल ये जानने के लिए कि उनकी गति एक कछुए की रेंगने जितनी धीमी थी। वे इतने चिंतित थे कि उनके माथे पसीने से भीग गए थे और उनके शरीर ठंडे पड़ गए थे। इस दृश्य को देखकर वैराग्यानंद और नीलांगी दोनों बहुत खुश हुए। जिस गुस्से को वे इन पॉइंटेड स्टार सेक्ट शिष्यों के हाथों दबा रहे थे वह आखिरकार इस क्षण जारी हो सकता था। ह्यूमन स्वॉर्ड, रिवॉल्विंग एनाइलेशन, अर्थ स्वॉर्ड, फॉलिंग थंडर, हेवनली स्वॉर्ड, शैटरिंग स्टार। वैराग्यानंद की लंबी तलवार ने अचानक एक ही समय में 3 गुप्त तकनीकों का प्रदर्शन किया और जब तीनों तलवारें एक में मिल गईं, तो भयंकर शक्ति से पूरी दुनिया भी कांप उठी। हालांकि नीलांगी एक महिला थी, लेकिन इस क्षण उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने हेवनली फेदर रिंग्स की एक जोड़ी को बुलाया और एक पल में 1-2 में विभाजित हो गया, 2-4 में विभाजित हो गया और 4-8 में विभाजित हो गया। परत दर परत पॉइंटेड स्टार सेक्ट के शिष्यों को घेर लिया। एक के बाद एक चीखें गूंज उठीं। पॉइंटेड स्टार सेक्ट के शिष्य केवल भागना चाहते थे और उनमें लड़ने की कोई भावना नहीं थी, इसलिए अर्जुन द्वारा अचानक बांधे जाने के बाद वे विरोध भी नहीं कर पाए। जैसे ही अजूर सन टेम्पल के 2 महान शिष्यों ने हमला किया, ये लोग तिनकों की तरह गिर गए। एक पल में आकाश खून, मांस और टूटे अंगों से भर गया। 10 सांसों से भी कम समय में पॉइंटेड स्टार सेक्ट के कई शिष्य मौके पर ही मर गए और उनके शरीर 100 सी में गिर गए। इन लोगों के हाथों के पीछे से स्टार सील्स निकल आए, वैराग्यानंद और नीलांगी की ओर उड़ते हुए, और उन दोनों ने उन्हें जल्दी से आपस में बांट लिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई। अरे ये तो भाई अर्जुन हैं। नीलांगी मुड़ी और धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने अर्जुन का चेहरा देखा तो वह तुरंत खुशी से चिल्ला उठी। मिस नीलांगी, मैंने आपको कुछ वर्षों से नहीं देखा है, लेकिन आप और भी सुंदर हो गई हैं। अर्जुन मुस्कान के साथ उन दोनों के सामने उड़ गया और नीलांगी का अभिवादन किया। नीलांगी शर्मा गई और अपने पैरों को थपथपाया। भाई अर्जुन, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस सच कह रहा हूँ, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। नीलांगी का चेहरा और भी लाल हो गया। वैराग्यानंद अचानक ठंडा होकर सूंघता है, मेरे सामने मेरी छोटी बहन के साथ फ्लर्ट करना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहरा हूँ या अंधा? अर्जुन मुस्कान के साथ सिर घुमाया और कहा, वैराग्यानंद, बहुत समय हो गया। वैराग्यानंद का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने कहा, मैंने कहा था मेरा नाम वैराग्यानंद है। वैराग्यानंद, सिर्फ वैराग्यानंद नहीं। थोड़ी देर रुककर उसने उदास चेहरे से कहा, मैं फिर से वैराग्यानंद शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे पता है जूनियर भाई वैराग्यानंद। अर्जुन मुस्कुराया। वैराग्यानंद का चेहरा गुस्से से अचानक सफेद पड़ गया। नीलांगी ने अपने होठों को दबाया और हंसते हुए कहा, भाई अर्जुन, क्या आप हमारा संदेश देखकर मदद करने आए थे? संदेश? अर्जुन भौहें चढ़ाता है और उसे संदेह से देखता है। नीलांगी ने जिज्ञासा से पूछा, भाई अर्जुन ने इसे नहीं देखा। अर्जुन ने कहा, मेरे पास तुम्हारी संचार मोतियों या संचार कलाकृतियां नहीं हैं, मैं कैसे देख सकता हूँ? ये सुनकर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपने स्पेस रिंग से अजूर सन गोल्डन टोकन को बाहर निकाला। अजूर सन गोल्डन टोकन में एक संचार कलाकृति का कार्य था। इसने शिष्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति दी क्योंकि इस समय टोकन में केवल एक संदेश बचा था। ये वह संदेश था जिसे नीलांगी ने कुछ देर पहले भेजा था। नीलांगी ने मुस्कुराया और कहा, भाई अर्जुन, आपको भविष्य में गोल्डन टोकन में जानकारी अधिक बार जांचनी चाहिए क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आप कब अपने जूनियर भाई या जूनियर बहन द्वारा छोड़ा गया संदेश देखेंगे। मुझे याद रहेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अजूर सन गोल्डन टोकन को रख दिया।
प्रहर्ष कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख रहा हूँ? अर्जुन ने चारों ओर देखा और संदेह से पूछा। वैराग्यानंद ने कहा, बड़े भाई 2 महीने पहले हमसे अलग हो गए थे, ये कहते हुए कि वह टूटने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, ओह, प्रहर्ष एम्परर रेल्म में टूटने जा रहा है। नीलांगी ने चिंतित भाव से कहा, हाँ, बड़े भाई की खेती पहले ही डाउसोस रेल्म के चरम पर पहुंच चुकी है। वह जल्दी से तैयारी करने चले गए। तो तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। वैराग्यानंद ने आह भरी, उसने हमें जाने नहीं दिया। हमने चुपके से कुछ दिनों तक उसका पीछा किया, लेकिन वह स्कार्डर शेडिंग कैरेपेस का उपयोग करके हमसे छुटकारा पाने में कामयाब रहा। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि प्रहर्ष को एम्परर रेल्म में टूटने का ज्यादा विश्वास नहीं था। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें सांत्वना दी, प्रहर्ष के पास एक मजबूत नींव है, इसलिए उसके टूटने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है, वैराग्यानंद ने कहा। भाई अर्जुन, आप सो स्ट्रेंथ को परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजने आए थे, है ना? नीलांगी ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था और पाया कि यहाँ की स्थिति अजीब थी, इसलिए मैं देखने आया। नीलांगी मुस्कुराए और कहा, ये प्रसिद्ध सोसी है। भाई अर्जुन, आप यहाँ रह सकते हैं और भाई वैराग्यानंद के साथ सो स्ट्रेंथ को अवशोषित कर सकते हैं। ये जगह सिर्फ 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। आपका क्या? अर्जुन ने पूछा। नीलांगी धीरे से मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगी। वैराग्यानंद ने कहा, हम तीनों बारी बारी से ले सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा मौका पाना मुश्किल है। तुम दोनों बस यहीं रहो और सो स्ट्रेंथ को अवशोषित करो। मैं कहीं और इसकी तलाश में जाऊंगा। अगर कोई अंधा व्यक्ति परेशानी की तलाश में है, तो मुझे संदेश भेजना याद रखना और मैं जितनी जल्दी हो सके दौड़ कर आऊंगा। नीलांगी ने कहा, लेकिन यहाँ कोई अन्य जगह नहीं है, इसलिए बहुत से लोग क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन का चेहरा ये सुनकर काला पड़ गया। वैराग्यानंद ने भी कहा, मूल रूप से कोई जगह नहीं बची है। आपके लिए तलाश जारी रखना बेकार है, जब तक क्या? अर्जुन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। नीलांगी ने अपने लाल होठों को काटा और कहा, जब तक भाई अर्जुन के पास एम्परर रेल्म की खेती न हो। अर्जुन का भाव अजीब हो गया। वैराग्यानंद ने समझाया, इस सो सी में आप जितना गहरा जाते हैं, सो स्ट्रेंथ उतनी ही समृद्ध होती है, और इसे अवशोषित करना और परिष्कृत करना उतना ही आसान होता है। सबसे गहरे हिस्से में, जहां सो स्ट्रेंथ सबसे समृद्ध है, वहां एम्परर रेल्म के कई कृषक हैं जो एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। जो लोग एम्परर रेल्म से नहीं हैं, उन्हें पास आने की अनुमति नहीं है। इतना दबंग? अर्जुन का चेहरा ये सुनकर काला पड़ गया। नीलांगी ने कहा, भाई अर्जुन, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे याद रहेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं अभी भी उनकी तलाश करना चाहता हूँ। अगर मुझे सचमुच उन्हें नहीं मिल पाता है, मैं जाकर एक छीन सकता हूँ। वैराग्यानंद ने देखा कि वह उसे मना नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल उपदेश दे सकता था। वैसे भी आपको बस सावधान रहना होगा। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। अगर कोई परेशानी होती है, तो मुझे संदेश भेजना याद रखना। अर्जुन ने कहा, फिर उन दोनों के सामने अपनी मुट्ठी बांध ली, मुड़ा और सोसी के सबसे गहरे हिस्से की ओर उड़ गया। उसकी पीठ को देखते हुए वैराग्यानंद और नीलांगी चुप थे। बहुत देर बाद वैराग्यानंद ने कहा, जल्दी करो और इसे परिष्कृत करो, इस अवसर को मत चूको। नीलांगी ने सिर हिलाया और दोनों तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। उड़ते समय अर्जुन ने अपने स्पेस रिंग से अपना अजूर सन गोल्डन टोकन निकाला और इसे अपने पास रखा। रास्ते में सो स्ट्रेंथ और अधिक समृद्ध हो गई। अर्जुन नहीं जानता था कि वह कितनी दूर उड़ चुका था, लेकिन वह जानता था कि रास्ते में वह नीचे द्वीपों पर पालथी मारकर बैठे हुए सो स्ट्रेंथ को परिष्कृत और अवशोषित करते हुए कई डाउसोस रेल्म कृषकों को देख सकता था। हालांकि एक निश्चित क्षण के बाद किसी को भी नहीं देखा जा सका। इसके बजाय उन खाली द्वीपों पर कुछ अत्यंत दुखद लाशें पड़ी थीं, जैसे कि वे उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो बाद में आए थे।
अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल भी छिपने का इरादा नहीं था। एक निश्चित क्षण में नीचे कहीं से एक एम्परर इंटेंट का एक विस्फोट उस पर छा गया। अर्जुन का उड़ता हुआ शरीर थोड़ा रुक गया और उसकी सांसें थोड़ी अनियमित हो गईं। एक तुच्छ डाउसोस रेल्म कचरा यहाँ आने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि तुम मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते। एक धीमी आवाज आए और तुरंत नीचे सोसी में कहीं से एक विशाल खून से लाल हथेली अर्जुन की ओर बढ़ी। ये हथेली न केवल विशाल थी, बल्कि इसमें से एक बहुत मजबूत खूनी बदबू भी आ रही थी। ये देखकर कि खून से लाल हथेली उस तक पहुंचने वाली थी, अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर में सोसची को धकेल दिया, उसी तरह एक विशाल हथेली छाप से मिलने के लिए भेज दिया। होंग लोंग लोंग। एक जोरदार विस्फोट के साथ हवा और बादल बदल गए और ऊर्जा बह गई। बस एक पल में दोनों हथेलियां गायब हो गईं। अर्जुन एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा, चुपचाप जगह पर खड़ा रहा। नीचे कहीं आश्चर्य की एक नर्म आवाज थी। एक शुद्ध डिवाइन सेंस घूमकर आया और अर्जुन को आगे पीछे स्कैन किया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ गुजर रहा है और बस रहने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता है। दोस्त, तुम्हें इतना उत्साही होने की जरूरत नहीं है ना? लाल बालों वाला युवक अर्जुन की ओर देखा और लंबे समय तक चुप रहा, फिर कहा, जाओ, मेरे 1000 किलोमीटर के भीतर दिखाई मत देना। बहुत धन्यवाद। अर्जुन हंसा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और चला गया। हालांकि इस आदमी को सुनने के बाद अर्जुन को ये भी समझ में आया कि यह लड़का अकेले 1000 किलोमीटर पर कब्जा कर रहा था, इसलिए अगर उसके जैसे एम्परर रेल्म के कुछ और लोग थे तो दूसरों के लिए कहाँ जगह होगी। आधे घंटे बाद अर्जुन पहले ही लाल बालों वाले युवक से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था, लेकिन उसे अभी भी बसने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसने पता चला था कि इस जगह की गहराई में मूल रूप से मौजूद कुछ छोटे द्वीपों को एम्परर रेल्म के मास्टर्स ने नष्ट कर दिया था। नीचे से अचानक एक पृथ्वी को हिला देने वाली भाले की रोशनी गूंज उठी। इसने शून्य को छेद दिया। अंतरिक्ष की बाधाओं को अनदेखा करते हुए ये तुरंत अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना हाथ उठाया और मिरियड स्वॉर्ड को बाहर निकाला, उसे काट दिया। चमकदार तलवार की किरण पार हुई और भाले की किरण से टकराई, जिससे एक जोरदार आवाज आई। एक तुच्छ डाउसोस रेल्म कृषक वास्तव में इस छोटे मास्टर के वार को सह सकता है। कितना अजीब है। तभी किसी की आवाज नीचे से निकली। अर्जुन ने काले चेहरे से कहा, तुम एम्परर रेल्म के लोग, अगर तुम इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हर किसी पर अचानक हमला क्यों करना पड़ता है? क्या तुम्हें कोई शर्म है? उस आदमी ने हंसा, जो ताकत के बिना यहाँ आने की हिम्मत करते हैं वे केवल मर सकते हैं। वह एक पल के लिए रुक गया, फिर कहा, तुम यहाँ आ सकते हो। क्या तुमने रक्तकेशी की परीक्षा पास कर ली है? अर्जुन का दिल हिल गया। तुम्हारा मतलब उस लाल बालों वाले युवक से है? हाँ, वह तुम्हारी तरह ही था, नीचता से मुझ पर अचानक हमला कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और उसने मुझे जाने दिया। अर्जुन ने नाखुशी से सूंघा। कोई आश्चर्य नहीं। उस आदमी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ लहराया और कहा, तुम जा सकते हो। चूंकि रक्तकेशी ने तुम्हें अंदर आने दिया, इसका मतलब है कि तुम एक होनहार प्रतिभा हो। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। अर्जुन ने ये सुनकर अपने होठों को घुमाया। इस आदमी ने बेशर्मी से ये भी दावा किया कि वह एक होनहार प्रतिभा है। उसका लहजा स्वर्ग से भी बड़ा था। अर्जुन ने उदास चेहरे से पूछा, एम्परर रेल्म से कितने और हैं? क्या वे सभी मुझ पर हमला करने जा रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से इस आदमी का चेहरा एक किताब पलटने से भी तेज बदल गया। उसने ठंडे ढंग से कहा, लड़के, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहता हूँ तो जाओ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। अर्जुन ने सूंघा और उससे बहस करने की परवाह नहीं की। वह मुड़ा और ओरिजिन सी के गहरे हिस्से की ओर उड़ गया। लेकिन इस बार उसने अपने पिछले कम कुंजी रवैये को बदल दिया और सीधे अपने सोसची को उत्तेजित किया, जिससे यह अत्यंत आंख पकड़ने वाला हो गया। शायद यह इसलिए था क्योंकि अर्जुन इतना आत्मविश्वासी और हाई प्रोफाइल था।
लेकिन रास्ते में हालांकि उसने एम्परर रेल्म के 2 और लोगों की आभा महसूस की, उन्होंने उस पर फिर से हमला नहीं किया। उन्होंने बस अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करके उसे स्कैन किया और फिर उसे अनदेखा कर दिया। अर्जुन को ये देखकर खुशी हुई। आधे घंटे बाद उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक निश्चित जगह पर उड़ गया। इसके नीचे आराम करने के लिए एक अच्छी जगह थी। इसके अलावा यह अत्यंत विशाल था, जिसका दायरा लगभग 1000 फीट था। अर्जुन के उतरने के बाद उसने चारों ओर देखा और इस जगह से बहुत संतुष्ट था। वह वैराग्यानंद और नीलांगी को बुलाना चाहता था, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। पालथी मारकर बैठने के बाद अर्जुन ने यहाँ सोसची को अवशोषित करने की कोशिश की और जल्द ही बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ सोसची अन्य स्थानों की तुलना में बहुत शुद्ध और समृद्ध था। उसने सोसची को परिष्कृत और अवशोषित करने की जल्दी नहीं की, बल्कि इसके बजाय अपने चारों ओर की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी की। 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके बगल में एक बड़ा जानवर दिखाई दिया। विशाल आकृति आकाश को पकड़े हुए और जमीन पर कदम रखती हुई लग रही थी। जिस क्षण ये दिखाई दिया, छोटा द्वीप थोड़ा डूब गया। देह। अर्जुन ने देह को स्मॉल सील्ड वर्ल्ड से बाहर बुलाया। यहाँ कोई नहीं था, इसलिए देह के अजीब अस्तित्व के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यहाँ इतनी सोसची थी कि अर्जुन इसे अकेले अवशोषित नहीं कर सकता था। देह को बुलाने से उसे भी कुछ लाभ मिलेगा। देह ने सावधानी से पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप अपनी सीक्रेट आर्ट का संचार किया। देह स्टार रिफाइनिंग आर्ट को भी जानता था। स्टार रिफाइनिंग आर्ट एक सीक्रेट आर्ट थी जो सोसची को परिष्कृत करने में विशिष्ट थी, जबकि हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल लॉ सब कुछ निगल लेती थी। देह को बुलाने के बाद अर्जुन रुका नहीं। उसने सील्ड वर्ल्ड बीड में एक अंतर खोल दिया ताकि सील्ड वर्ल्ड बीड यहाँ सोसची को अपने दिल की सामग्री तक अवशोषित कर सके। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। स्टार रिफाइनिंग आर्ट को खुद से सोसची को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित किया। एक पल में यह विशाल द्वीप सोसची निगलने का एक स्रोत बन गया। देह ने स्टार रिफाइनिंग आर्ट को प्रेरित किया और उसका विशाल शरीर एक अथाह गड्ढे जैसा था। सील्ड वर्ल्ड बीड सोसची को निगलने की बात आने पर देह से भी अधिक भयानक था। अर्जुन की चालें एक महान जादूगर से मिलने वाले एक छोटे जादूगर की तरह थीं। हालांकि जिस गति से उसने स्टार रिफाइनिंग आर्ट के साथ सोसची को परिष्कृत किया, वह एक साधारण कृषक से तुलनीय नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ की हलचल बड़ी और अधिक भयानक हो गई। लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि सोससी में सोस स्ट्रेंथ को चूसा गया था। विशाल सोससी इस जादुई शक्ति से प्रेरित था और धीरे धीरे उस द्वीप की ओर बह रहा था जहां अर्जुन स्थित था। सोससी के किनारे पर अवशोषित और परिष्कृत करने वाले कृषक को पता चला कि सोससी छोटा होता जा रहा था। वे अभी भी किनारे से थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन धीरे धीरे दूरी करीब और करीब आ रही थी, जब तक कि सोससी उनसे पूरी तरह से दूर नहीं हो गया। यह ऐसा था जैसे कि पूरा ओरिजिन सी पीछे हट रहा था, उन्हें समुद्र तट पर छोड़ रहा था, भले ही वे अपने ओरिजिन सी से नहीं हटे थे। सोससी और दिग्वीर्य की चाल। सोससी के आकार में कमी के कारण कई योद्धा फिर से क्षेत्र के लिए लड़ने लगे। कुछ समय के लिए सोससी के किनारे का दृश्य अराजक हो गया था। हालांकि ये स्थिति गहराई तक नहीं फैली थी, पर यह कल्पना की जा सकती थी कि समय बीतने के साथ जो योद्धा मूल रूप से गहराई में थे, उन्हें भी वैसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और अंततः वे इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। इसी समय सोससी से बहुत दूर एक टूटे हुए तारे पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ अभी अभी एक बड़ी लड़ाई हुई थी। ठंडे तारे की सतह अस्त व्यस्त थी और अराजक ऊर्जा का उतार चढ़ाव लंबे समय तक शांत नहीं हुआ था। एक पुरुष और एक महिला जमीन पर पड़े थे। यद्यपि वे मरे नहीं थे, पर वे हिल भी नहीं सकते थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे अपने से थोड़ी दूरी पर खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डर से घूर रहे थे। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति गठीला और दिखने में बोल्ड था। वह एक अत्यंत असहज कर देने वाली आभा बिखेर रहा था और उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था जो लोगों को भयभीत कर रहा था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव भी थे।
उसका मांस फटा हुआ था, उसकी सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खून जमीन पर बह रहा था, जो अत्यंत भयावह लग रहा था। हालांकि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह इस अनुभूति का बहुत आनंद ले रहा था, क्योंकि वह घिनौने ढंग से हंस रहा था। तुम कौन हो? जमीन पर लेटे हुए पुरुष का रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने डर से चिल्लाकर कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और गुर्राया, जब तुम मरने वाले हो तो इतना क्यों जानना चाहते हो? तुम हमें मारना चाहते हो? ये सुनकर वह पुरुष चौंक गया और गुस्से में बोला, मेरा और मेरी छोटी बहन का तुमसे कोई द्वेष नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मूल रूप से वे दोनों यहाँ ओरिजिन एनर्जी अवशोषित कर रहे थे और उनका काम ठीक चल रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक आसमान से उतरेगा और बिना कुछ कहे उन पर हमला कर देगा। उन दोनों ने संख्या में अपने लाभ पर भरोसा किया, इसलिए वे ज्यादा डरे नहीं और उससे लड़ने लगे। किसने सोचा होगा कि परिणाम बेहद अप्रत्याशित होगा? वे दोनों इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति केवल थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म में था और एम्परर रेल्म में प्रवेश नहीं कर पाया था। फिर भी इस व्यक्ति की शक्ति डाउसोस रेल्म के योद्धा के स्तर पर बिल्कुल नहीं थी। बस कुछ ही चालों में उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया था और किसी अजीब सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे और उसकी छोटी बहन को पूरी तरह से गतिहीन कर दिया था। तुम गलत हो। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अजीब ढंग से मुस्कुराया। उस मुस्कान से रोंगटे खड़े हो गए। उसने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। तुम हमें नहीं मारोगे। ये सुनकर महिला के दिल को आराम मिला और उसने एक मुस्कान निचोड़कर कहा, महोदय कृपया हमें मत मारिए। जब तक आप हमें नहीं मारते, सब कुछ बातचीत से हल किया जा सकता है। जब पहले वाले पुरुष ने ये सुना तो उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसने आश्चर्य से उसे देखा। फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बहन तुम? ऐसा लगा जैसे वह पहली बार अपनी छोटी बहन से मिला हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में किसी अजनबी पुरुष से ऐसे शब्द कहेगी। उसके दिल की गहराई में एक तेज दर्द हुआ। सब कुछ बातचीत से हल किया जा सकता है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी निगाह महिला की ओर घूम गई। महिला ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, महोदय आप जो चाहें कर सकते हैं, बस मुझे मत मारिए। जब उस भाई ने ये सुना तो वह लगभग एक घूंट खून थूक देता। उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, पर वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुष्टता से हंसकर कहा, अगर मैं तुम्हें खाना चाहूं तो क्या होगा? मुझे खाओ। महिला के चेहरे पर थोड़ी लाली आ गई क्योंकि उसने हिचकिचाते हुए कहा, तो तुम्हें थोड़ा कोमल होना होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और वह अत्यंत उत्साहित लग रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरी शक्ल से धोखा मत खाओ। यह महाराज एक सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसा कहते हुए वह कदम दर कदम महिला की ओर बढ़ा। ये देखकर महिला ने जल्दी से कहा, यहाँ नहीं, क्या हम कोई और दूर की जगह ढूंढ सकते हैं? हालांकि वह उसे खुद को देने को तैयार थी, पर वह अभी भी अपने भाई की आंखों के सामने थी, इसलिए वह थोड़ी शर्मिंदा थी। वह बस चाहती थी कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे ऐसी जगह ले जाए जहां कोई न हो। जब तक वह जीवित रह सकती थी, वह उसे जो चाहे करने देती। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसकर कहा, हम कहीं भी हों, एक ही बात है। ऐसा लगता था कि उसे कुछ विकृत शौक थे और उसने अपनी बात पर जोर दिया कि वह अपनी इच्छा उस भाई के सामने ही पूरी करेगा। महिला चुपचाप समझ गई और उसने केवल अपने बड़े भाई को चिंतित दृष्टि से देखा, पर उसने पाया कि उसके बड़े भाई ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और अपना सिर एक तरफ घुमा रखा था, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। वह अत्यंत क्रोधित लग रहा था। महिला जानती थी कि उसके भाई का मूड खराब होगा, पर अब जब उनका जीवन दांव पर था तो वह उसे दिलासा नहीं दे सकती थी और केवल अपने दांत पीसकर अपनी नियति स्वीकार कर सकती थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके सामने चला गया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसे ऊपर से देखा। उसकी जलती हुई आंखें जरा भी छिपी नहीं थीं, जैसे वह इस महिला को पिघला देना चाहता था। महिला का दिल कांप गया, ये जानते हुए कि अब जब बातें यहाँ तक आ पहुंची थी तो कुछ भी कहना बेकार था।
बच्ची, मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के से आदेश दिया। महिला ने आह भरी और आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसे अपने दिल में मजाक लगा। हालांकि वह युवा दिखती थी, पर वह बच्ची नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों को नहीं समझती थी। इस आदमी के शौक वास्तव में अजीब थे। तभी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने तुरंत अपनी बाहें उसकी नर्म और बेजान कमर के चारों ओर कसकर लपेट ली और उसे कसकर गले लगा लिया। महिला तुरंत थोड़ी सांसहीन हो गई और अनजाने में कराह उठी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सांसें तेज हो गई थीं, और वह उबलती हुई गर्म हवा उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसका शरीर नर्म हो गया और उसके गाल बिना किसी कारण के जलने लगे। पर इसी क्षण उसने अचानक एक आवाज सुनी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक। अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे किसी भयंकर जानवर ने काट लिया हो। महिला का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने तेजी से अपनी आंखें खोली और अपना सिर घुमाया। छेड़छाड़ और अपवित्रता का दृश्य वैसा नहीं हुआ जैसा कि अपेक्षित था। इसके बजाय अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें लाल हो गईं, उसका सिर झुका हुआ था और उसका मुंह उसकी अपनी गर्दन को काट रहा था। वह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसका खून निगल रहा था। इतना ही नहीं, ऐसा लगता था कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कोई अजीब सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल की थी, और महिला ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति और उसकी खेती तेजी से कम हो रही थी। महिला डर से चिल्ला उठी। उसे अब पता चला कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पहले के शब्द वह नहीं थे जो उसने सोचे थे। वह सचमुच लोगों को खाने वाला था। वरिष्ठ मार्शल भाई, मुझे बचाओ, वह दहशत में चिल्ला उठी। दूसरी तरफ उसका भाई, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और अपने दिल में शर्म को सह रहा था, उसने भी इस असामान्य चीज को महसूस किया और तेजी से अपना सिर घुमाया। उसने जो देखा उससे वह चौंक गया, क्योंकि इस समय वह पुरुष उसकी छोटी बहन की गुलाबी और पतली गर्दन को काट रहा था, और उसका कंठ लगातार हिल रहा था क्योंकि वह उसका खून निगल रहा था। आंखों के सामने दिखाई देने वाली गति से उसकी छोटी बहन का सुंदर चेहरा तेजी से बूढ़ा हो रहा था, और यहाँ तक कि उसके सुंदर बाल भी सफेद हो रहे थे। भाई, मुझे बचाओ, महिला ने फिर से चिल्लाया। जमीन पर लेटा हुआ उसका भाई इस दृश्य से इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ चुकी थी। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस भयानक दृश्य को हक्के बक्के होकर देखते हुए उसे केवल पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वरिष्ठ भाई, 5 सांस के समय से भी कम समय में महिला थकी हुई लग रही थी, और उसका पूरा शरीर मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था। इन 2 शब्दों को मुश्किल से थूकने के बाद उसकी आंखों में रोशनी मंद पड़ गई और वह बेजान हो गई। वह बस ऐसे ही मर गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और उसके शरीर को एक तरफ धकेल दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपने मुंह के कोने को छुआ और एक गहरी सांस ली, परमानंद का भाव प्रकट किया। उसके शरीर पर भयानक घाव दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे, और पलक झपकते ही वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए थे। उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की त्वचा से भी बेहतर हो गई थी। ये भाई अभी अभी हुए दृश्य से डरकर पागल हो चुका था, और उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने जल्दी से कहा, मास्टर, कृपया मुझे छोड़ दें, मास्टर। उसकी छोटी बहन की दुखद मृत्यु लगातार उसकी आंखों के सामने चमक रही थी, और वह ऐसे नहीं मरना चाहता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे ढंग से गुर्राया और बस दूर से उसकी ओर एक हाथ बढ़ाया, धीमी आवाज में चिल्लाया, हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर टेक्निक। अपना सीक्रेट आर्ट चलाते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ की हथेली से एक अत्यंत भयानक खिंचाव बल आया। जमीन पर लेटे हुए भाई को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, पर उसके शरीर में जीवन शक्ति और शक्ति अनियंत्रित रूप से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर भागी और उसके द्वारा अवशोषित हो गई। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा सबसे बड़ा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा सबसे बड़ा भाई पहले ही एम्परर रेल्म में प्रवेश कर चुका है।
जमीन पर लेटे हुए पुरुष ने चिल्लाया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हिचकिचाने की कोशिश करते हुए। अप्रत्याशित रूप से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी हंसी दी और कहा, एम्परर रेल्म। तो क्या इस महाराज ने अभी तक एम्परर रेल्म को नहीं खाया है? अगर तुम्हारा सबसे बड़ा भाई वास्तव में तुमसे बदला लेने आता है तो यह महाराज उसे तुमसे मिलाने में संकोच नहीं करेगा। तुम पागल पागल, तुम्हारी बहुत बुरी मौत होगी। वह पुरुष दुखी था। कुछ बार दांत पीसकर शाप देने के बाद उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई और वह अपनी छोटी बहन के नक्शे कदम पर चल पड़ा। दो स्टासील्स दोनों लाशों से बाहर निकले और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ के पीछे छप गए। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का स्टासील अर्जुन के समान ही 7 नुकीला था, पर उसकी रोशनी अर्जुन की तुलना में और भी तेज थी। ऐसा लगता था कि यह 8 नुकीले स्टासील में पदोन्नत होने के संकेत दिखा रहा था, जिससे पता चलता था कि उसने शैटर्ड स्टासी में कितने लोगों को मारा था। दोनों को मारने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा रहा और कुछ देर तक चुपचाप महसूस किया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति हिंसक हो गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आकाश में दहाड़ा। उसे मारने के बाद जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई, पर वह क्रोधित था। बहुत देर बाद दहाड़ शांत हुई। उदास चेहरे के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत पीसे और कहा, बाधा बाधा, यह महाराज एम्परर रेल्म में क्यों नहीं बढ़ सकता? 700 साल, इस महाराज ने 700 साल तक कड़ी मेहनत की है, पर मैं क्यों नहीं तोड़ सकता? धिक्कार है हेवन को, तुम इतने अन्यायी क्यों हो? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। कुछ देर शाप देने के बाद उसने अचानक गुस्से में चिल्लाया, कचरे का ढेर, तुम में से कोई भी अपनी सीक्रेट आर्ट के बैकलैश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम में से कोई भी इस महाराज जितना प्रतिभाशाली नहीं है, तुम सब कचरा हो। शाप देते हुए उसने अपनी शक्ति को मनमाने ढंग से जारी किया, आसपास की चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया। किसी को नहीं पता था कि उसे क्या गलत हो गया था। एक निश्चित क्षण में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा, जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मूल रूप से उग्र मूड अचानक शांत हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। उसका शरीर भी कांपने लगा। हा 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 हा, वह अचानक जोर से हंसा, बीज परिपक्व हो गया है। आखिरकार एक बीज परिपक्व हो गया है। कौन कौन? वह कुछ देर तक पागलपन में चिल्लाता रहा, अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ था। जल्द ही उसने एक युद्धपोत बुलाया और शैटर्ड स्टासी की गहराई की ओर धड़धड़ाता हुआ चला गया। जिस दिशा में वह उड़ रहा था उससे लग रहा था कि वह वास्तव में सोसी की ओर जा रहा था। समय बीतता रहा। हालांकि अर्जुन ने अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान देने के लिए अपने दिमाग का एक हिस्सा अलग रखा था और योजना बनाई थी कि जैसे ही कोई उसके पास आएगा वह तुरंत अपनी देह और सील्ड वर्ल्ड बीड वापस ले लेगा। उसने अपने अवशोषण और शोधन में बिल्कुल भी देरी नहीं की। सील्ड वर्ल्ड बीड और देह ने भी ज्यादा से ज्यादा तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे अर्जुन डर से कांप उठा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। सोसी का क्षेत्र शुरुआत की तुलना में काफी सिकुड़ गया था, और इतना ही नहीं, शेष सोसी में निहित ओरिजिन एनर्जी भी पहले की तुलना में अनगिनत गुना पतली हो गई थी। न केवल किनारे के योद्धा को समस्या का पता चला, बल्कि गहराई के योद्धा को भी समस्या का पता चला। सोसी का सबसे गहरा हिस्सा एम्परर रेल्म द्वारा अधिकृत क्षेत्र था। लाल बालों वाला वह युवा जिसने पहले अर्जुन पर हमला किया था, अचानक माथे पर बल डालकर आकाश में देखा। उसने देखा कि एक पुरुष अकेला हवा में खड़ा है, उसे ठंडे ढंग से देख रहा है। लाल बालों वाला युवा मुस्कुराया और निडर होकर वापस देखने लगा। ये सब तुम्हारे पीछे नहीं है। उस पुरुष ने लाल बालों वाले युवा को कुछ देर तक देखा। उसने अचानक बिना किसी तुक के कुछ कहा। लाल बालों वाले युवा ने सोचा। उसने कहा, मैं भी जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी आंखें एक ही दिशा में मोड़ दी। लाल बालों वाले युवा ने कहा, सो स्ट्रेंथ उस दिशा में बहती हुई लग रही है। पुरुष ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा, वह दिशा ह्योजी की है। ह्योजी। लाल बालों वाले युवा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और डर का एक निशान प्रकट किया।
ऐसा लगता था कि इस योजी की एक महान पृष्ठभूमि थी। एम्परर रेल्म के शासक के रूप में भी वह उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? उस व्यक्ति ने पूछा। लाल बालों वाले युवा ने अवमानना से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मेरे पास इसी कारण से आए थे? क्या तुम्हारे दक्षिणी क्षेत्र के सभी योद्धा इतने काय हैं? पुरुष ने गुर्राया पर उसने इनकार नहीं किया। उसने केवल कहा, योजी आखिरकार महान सम्राटों का पुत्र है। लाल बालों वाले युवा ने ठंडी हंसी दी, क्या तुम्हारे दक्षिणी क्षेत्र में भी महान सम्राटों का कोई पुत्र नहीं है? तुम इस युवा मास्टर के बजाय उसे क्यों नहीं ढूंढते? उस व्यक्ति ने कहा, वह अभी तक एम्परर रेल्म में नहीं है, इसलिए उसे ढूंढना बेकार है। अगर तुम डरते हो तो मैं खुद जाकर जांच करूंगा। कौन कहता है कि मैं डरता हूँ? लाल बालों वाले युवा ने गुस्से में कहा। वह बोलते हुए खड़ा हो गया। उसने उग्रता से कहा, तुमने इस युवा मास्टर की ओरिजिन पावर चुराने की हिम्मत कैसे की? भले ही वह महान सम्राटों का पुत्र हो, मैं उसे थूकवा दूंगा। वह ऊपर उड़ गया और योजी की दिशा में उड़ने लगा। ये देखकर दूसरा व्यक्ति जल्दी से उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अचानक एक असामान्य स्थिति की खोज की। थोड़ी दूर पर एक विशाल द्वीप पर एम्परर रेल्म के 3 नए शासक इकट्ठा हुए थे। इतना ही नहीं, योजी जिसे वे ढूंढ रहे थे वह भी उनके बीच था। और एम्परर रेल्म के 3 शासकों के सामने थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म का एक युवा खड़ा था। यह अज्ञात था कि ये चारों लोग इस समय क्या कर रहे थे। वे एक दूसरे को घूर रहे थे, पर उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। और जिस चीज ने उन दोनों को चौंका दिया वह ये थी कि थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म के युवा ने एम्परर रेल्म के 3 शासकों का सामना करते हुए अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसे जरा भी डर नहीं था। ये वह है, लाल बालों वाले युवा ने दबी हुई आवाज में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? लाल बालों वाले युवा का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने जवाब दिया, यह आदमी लगभग आधे महीने पहले इस युवा मास्टर की जगह से गुजरा था और इस युवा मास्टर के वार को बिना किसी चोट के सह लिया था। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया, जैसे वह विश्वास नहीं कर सकता था। लाल बालों वाले युवा ने कहा, इस युवा मास्टर ने हाथ नहीं रोका था। ये व्यक्ति काफी दिलचस्प है। अगर वह एम्परर रेल्म में प्रवेश कर पाता है तो उसका भविष्य असीम होगा। मुझे नहीं पता कि वह किस क्षेत्र से है, पर वह मेरे पूर्वी क्षेत्र से नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, पर उसके दिल का झटका लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उसकी आंखें डाओसोस रेल्म के युवा पर टिकी थीं। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, लाल बालों वाले युवा ने चिल्लाकर कहा और द्वीप की ओर उड़ गया। द्वीप पर अर्जुन के चेहरे पर नाखुशी का भाव था। जैसे ही वह सोस स्ट्रेंथ को अवशोषित करने का आनंद ले रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। घबराहट में उसने तुरंत सील्ड वर्ल्ड बीड और अपनी देह को वापस ले लिया, पर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एम्परर रेल्म के 3 लोग अचानक उसके सामने आ गए। वे सभी उसे उदास चेहरों से घूर रहे थे, जैसे वे उसे जिंदा खा जाना चाहते हों। एम्परर रेल्म के ये तीनों लोग निस्संदेह शैटर्ड स्टासी में अभी अभी प्रवेश कर पाए थे, इसलिए ऐसा लगता था कि उनके दायरे अस्थिर थे, पर अंत में वे एम्परर रेल्म से थे, इसलिए उनमें एक मास्टर का गौरव था। अर्जुन कमोबेश अनुमान लगा सकता था कि वे उसे ढूंढने क्यों आए थे। ये कुछ और नहीं था, बल्कि उसके सोस स्ट्रेंथ को अवशोषित करने से इतना हंगामा हुआ था कि दूसरों ने इसे नोटिस कर लिया और स्थिति की जांच करने आए थे। यह अपरिहार्य था। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि सील्ड वर्ल्ड बीड और उसकी देह इतना बड़ा हंगामा कर सकती है। आधे महीने तक टिके रहना पहले ही उसकी उम्मीदों से परे था। इस आधे महीने में चाहे वह देह हो, सील्ड वर्ल्ड बीड हो या अर्जुन खुद हो, सभी को अकल्पनीय लाभ मिले थे। शायद पूरे सोस सी के सभी योद्धा उसके द्वारा अवशोषित की गई सोस स्ट्रेंथ जितनी अवशोषित नहीं कर पाए होंगे। इस समय सोस सी में निहित सोस स्ट्रेंथ भी काफी कम हो गई थी और पहले जितनी समृद्ध नहीं रही थी। 2 और लोग उड़कर आए और सीधे एक तरफ उतर गए। अर्जुन ने उन पर नजर डाली और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं।
उसने उनमें से एक का अभिवादन किया। अरे भाई भानु, बहुत समय बाद मिले। उसे लाल बालों वाले युवा की कुछ याद थी। आधे महीने पहले उस पर इस लाल बालों वाले युवा ने हमला किया था। इस व्यक्ति को एकाक्ष कहा जाता था, और एकाक्ष के साथ आया व्यक्ति हेवनली मार्शल होली लैंड का भानु था, दक्षिणी क्षेत्र के शीर्ष उभरते सितारों में से एक। अर्जुन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि भानु एम्परर रेल्म में प्रवेश कर सकता था, पर उसे यहाँ उससे मिलकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, मुझसे मत पूछो, भानु ने ठंडे चेहरे से कहा। हालांकि उसका अर्जुन से कोई द्वेष नहीं था, पर उनके बीच कोई दोस्ती भी नहीं थी। इस समय अर्जुन ऐसा लग रहा था जैसे उसने सभी को नाराज कर दिया हो, इसलिए भानु उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा, भाई भानु इतने निर्दयी क्यों हो? 4 सीजन्स रेल्म में हमने अच्छा सहयोग किया था और अंत सुखद था। भले ही भाई भानु हमारी पुरानी दोस्ती की परवाह न करें, आपको इतना ठंडा होने की जरूरत नहीं है। भानु ने गुस्से में कहा, क्या सहयोग? यह आपसी सहमति से किया गया एक लेन देन था। तुम इसे इतना अच्छा क्यों बता रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लेन देन भी एक सहयोग है। क्या भाई भानु को इससे फायदा नहीं हुआ? तुम्हारा इतनी जल्दी एम्परर रेल्म में प्रवेश कर पाना कुछ हद तक मेरी वजह से है ना? प्रहर्ष अभी भी अपनी सफलता की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसने जलती हुई आंखों से भानु को देखा, कुछ इशारा करते हुए। भानु स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर पिल के बारे में बात कर रहा था और तुरंत ठंडी हंसी दी। लेन देन एक लेन देन है। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने निराशा से कहा, भाई भानु, तुम अपना नाम भानु के बजाय निर्दयी क्यों नहीं रख लेते? एकाक्ष, जो एक तरफ खड़ा था, उसने आश्चर्य से पूछा, लड़के साफ साफ बताओ, तुमने ऐसा क्या लेन देन किया जिससे किसी को एम्परर रेल्म में प्रवेश करने में मदद मिल सके? एम्परर रेल्म के अन्य 3 जो पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी रुचिपूर्ण भाव दिखाए। हालांकि वे सभी अब प्रवेश कर चुके थे और हो सकता है कि उन्हें उस रहस्यमय चीज की जरूरत न हो, पर जो चीज किसी को एम्परर रेल्म में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी, वह साधारण कैसे हो सकती थी? अगर वे उसमें से कुछ प्राप्त कर सकते थे, तो यह उनके सेक्ट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एम्परर रेल्म के इन लोगों में से कौन शीर्ष मास्टर का वंशज या वंशज नहीं था? स्वाभाविक रूप से उन्हें एक महान सेक्ट का समर्थन प्राप्त था। ये कैसा लड़का है? अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने एकाक्ष को घूरकर कहा, तुम्हें लाल सिर वाला भूत कहना सचमुच पसंद नहीं है जिस तरह से तुम बोलते हो। तुमने मुझे लाल सिर वाला भूत कहा? एकाक्ष की आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आईं। बाकी लोग भी चौंक गए क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अविश्वास से देखा। आखिरकार यहाँ मौजूद 6 लोगों में से केवल अर्जुन ही डाओसोस रेल्म का योद्धा था, जबकि बाकी सभी एम्परर रेल्म के मास्टर थे। हालांकि अर्जुन ने जरा भी डर नहीं दिखाया और इसके बजाय आत्मविश्वास से बोला। वह एकाक्ष से बात करते समय भी विनम्र नहीं था। ये बहुत चौंकाने वाला था। एम्परर रेल्म के 3 लोगों में से एक हंसा और बोला, एकाक्ष, तुम्हें कम आंका जा रहा है। एकाक्ष ने अप्रसन्न भाव से अर्जुन को घूरा और फिर ठंडी हंसी दी। ऐसा नहीं है कि इस युवा मास्टर को कम आंका जा रहा है, यह है कि वह खुद को कम नहीं आंकता। सभी ने ये सुना और समझा कि एकाक्ष ये कह रहा था कि अर्जुन ने केवल इसलिए खुद को कम नहीं आंका क्योंकि उसकी खेती कम थी, इसलिए वह बिना किसी संकोच के बोला, मैंने सुना है कि उसने पहले तुम्हारा एक बार सहा था। काले सूट वाला युवा फिर से बोला। एकाक्ष ने गुर्राया, ये सही है। इस युवा मास्टर के 70% शक्ति वाले हमले को उसने पूरी तरह से रोक दिया था। ओह! काले ऊर्जा में लिपटा एक और युवा भौहें चढ़ाकर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक कुछ बार देखने लगा, जैसे वह उसे फिर से जानने की कोशिश कर रहा हो। एकाक्ष की 70% शक्ति वह नहीं थी जिसे कोई साधारण डाओसोस रेल्म का योद्धा सह सके। यहाँ तक कि सबसे अच्छे डाओसोस रेल्म के योद्धा भी निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते, पर एकाक्ष ने वास्तव में कहा कि अर्जुन ने इसे पूरी तरह से रोक दिया था। इसका अर्थ दिलचस्प था। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अहान टेम्पल के लोग बस इतने ही हैं। काले सूट वाला युवा हंसा।
एकाक्ष तुरंत नाखुश हो गया और गुस्से में बोला, तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम उसका कुछ भी कर सकते हो। मुझे यह मत बताना कि यह छोटा बच्चा तुम्हारे क्षेत्र से नहीं गुजरा था। काले सूट वाले युवा ने अचानक अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये व्यक्ति वह था जो एम्परर रेल्म से था, जिसने अर्जुन पर एक भाले की लहर भेजी थी। वह उन दो लोगों में से एक था जिसने अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की थी, और यह अज्ञात था कि वह किस सेक्ट से आया था। एकाक्ष ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एम्परर रेल्म का आखिरी मोटा, आकर्षक रूप से अनुभवहीन पुरुष ने पूछा, क्या तुमने इस सोसी के बारे में कुछ असामान्य नहीं देखा? ये व्यक्ति बहुत मोटा था और उसके चेहरे की चर्बी एक साथ जमा हो गई थी, लगभग इस हद तक कि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। इसके अलावा वह लंबा नहीं था, और अगर कोई उसे दूर से देखता तो वे शायद सोचते कि यह व्यक्ति एक सफेद कद्दू था। हालांकि उसकी मजेदार उपस्थिति के बावजूद ये व्यक्ति भी एम्परर रेल्म से था। जैसे ही मोटे ने पूछा, एकाक्ष ने जवाब दिया, ये ठीक इसलिए है क्योंकि हमने असामान्य चीज को नोटिस किया कि हम स्थिति की जांच करने आए। मोटे ने कहा, हम भी। एकाक्ष ये सुनकर दंग रह गया। उसने काले ऊर्जा में लिपटे एम्परर रेल्म के पुरुष को देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारी करनी नहीं है, ह्योजी? ह्योजी नाम के एम्परर रेल्म के पुरुष ने ठंडे ढंग से गुर्राया और कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने ऐसा किया? मैंने अनुमान लगाया। एकाक्ष ने सूंघा। मजबूत युवा ने कहा, सोसी में सोस स्ट्रेंथ इस दिशा में बह रही है। ये द्वीप समस्या का स्रोत लगता है। जैसे ही यह बयान सामने आया, 5 जोड़े आंखें अर्जुन की ओर देखने लगीं। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तुम सब मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मुझे पता भी नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? तुम सब अपनी जगह पर सोस स्ट्रेंथ अवशोषित और शोधन करने के बजाय यहाँ क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो? मजबूत युवा ने माथे पर बल डालकर कहा, सोसी में सोस स्ट्रेंथ पिछले आधे महीने में बहुत कम हो गई है, और सोस स्ट्रेंथ का प्रवाह सब इस जगह की ओर इशारा कर रहा है। क्यों तुम्हें लगता है कि हम यहाँ हैं? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक हानिरहित अभिव्यक्ति दिखाई और आश्चर्य में कहा, सच में? ऐसा नहीं हो सकता है ना? ये बयान जितना नकली हो सकता था उतना ही नकली था। आखिरकार सोस स्ट्रेंथ की कमी और प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये तो छोड़ ही दो कि अर्जुन थर्ड ऑर्डर डाउ सोस रेल्म का योद्धा था, एक कम खेती वाला योद्धा भी इसका पता लगा सकता था। पर अब वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी नहीं जानता था, जो स्पष्ट रूप से एक झूठ था। पर उसकी अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा था। खासकर उसकी आंखें, साफ और चमकदार, पाखंड का जरा भी संदेह नहीं था। वे पांचों मदद नहीं कर सके पर उन्हें संदेह हुआ। उन्हें नहीं पता था कि वे गलत थे, पर सोस स्ट्रेंथ का प्रवाह और कमी अभी अभी अजीब तरह से रुक गई थी। क्या इसका सच में तुमसे कोई लेना देना नहीं है? एकाक्ष ने माथे पर बल डालकर पूछा। अर्जुन ने गुर्राया, मैं तो बस डाओ सोस रेल्म का एक योद्धा हूँ, मैं तुम्हारी नाक के नीचे ऐसी चीज कैसे कर सकता हूँ? अगर यहाँ सोस स्ट्रेंथ में कमी वास्तव में किसी के कार्यों के कारण है, तो मैं ऐसी चीज क्यों करूँगा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम में से किसी ने जरूर कुछ किया होगा, पर तुम मुझ पर दोष लगाना चाहते हो। तुम इतने नीच नहीं हो सकते। किसने किया? आगे बढ़ो। अर्जुन को इतनी ईमानदारी से बोलते हुए देखकर सभी मदद नहीं कर सके, पर वे भ्रमित हो गए। हालांकि सभी को लगा कि समस्या का स्रोत ये द्वीप है। अर्जुन ने जो कहा वह गलत नहीं था। वह तो बस डाओ सोस रेल्म का एक योद्धा था, तो वह ऐसी चीज कैसे कर सकता था? युवा ने सोच समझकर कहा, सोसी में असामान्य चीज आधे महीने पहले शुरू हुई थी। शुरुआत में ये बहुत बड़ी नहीं थी, पर बाद में ये और भी स्पष्ट हो गई। और तुम बच्चे आधे महीने पहले यहाँ आए थे। उसके शब्दों को सुनकर अन्य 4 लोगों ने अजीब भावों के साथ अर्जुन को देखा। उनके चेहरे संदेह से भरे हुए थे। आखिरकार समय बहुत संयोगपूर्ण था। तुम जो चाहो खा सकते हो, पर तुम जो चाहो बोल नहीं सकते। अर्जुन ने उसे घूरकर कहा, दोस्त,
अगर तुम बकवास करना जारी रखते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सावधान रहना, या मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। तुम मेरे साथ विनम्र नहीं रहोगे। युवा की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। वह मुस्कुराया और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कैसे असभ्य होगे। वह एम्परर रेल्म का योद्धा था, और हालांकि अर्जुन ने पहले उसका एक वार सहा था और अपनी शक्ति दिखाई थी, पर उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि अर्जुन उसका दुश्मन हो सकता है। अगर यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई होती, तो उसे विश्वास था कि वह 3 चालों में अर्जुन का जीवन ले सकता था। ठीक है, ठीक है। चून की समस्या यहाँ नहीं है, तो एसओसी में कुछ असामान्य चीज होनी चाहिए। भानु को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। इस समय भानु ने वास्तव में स्थिति में मध्यस्थता करने के लिए खड़ा हुआ, अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते हुए। अर्जुन ने संदेह से उसे देखा, पर उसने ध्यान न देने का नाटक किया और बस कहा, इस निराधार मामले में उलझने के बजाय वापस जाकर इसे अवशोषित और शोधन करना बेहतर है। हालांकि सोसी बहुत कम हो गई है, पर यह पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। मेरा मानना है कि यह हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। मोटे व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। युवा और एकाक्ष के पास कोई अच्छा विचार नहीं था, पर ह्योजी, महान सम्राटों के पुत्र, ने गहरी आवाज में कहा, लड़के, इस बात की परवाह किए बिना कि सोसी में बदलाव तुम्हारी समस्या है या नहीं, तुम्हें अब इस जगह को छोड़ना होगा। यह एम्परर रेल्म का क्षेत्र है, और तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हें यहाँ कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन उसकी ओर मुड़ा और ठंडी हंसी दी, क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास अधिकार नहीं है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? क्या तुमने मेरी राय पूछी है? चूंकि यह आदमी उसे भगाना चाहता था, अर्जुन स्वाभाविक रूप से सहयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने सोसी में अधिकांश स्ट्रेंथ ले ली थी, फिर भी बहुत कुछ बचा था। सील्ड वर्ल्ड बीड में वर्ल्ड प्रिंसिपल्स अभी तक पूरे नहीं हुए थे, और उसकी देह में एम्परर रेल्म में प्रवेश करने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसने भी प्रवेश करने का कोई अवसर महसूस नहीं किया था। अगर वह अब चला जाता, तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाते? ह्योजी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे ढंग से कहा, या तो जाओ या मरो। मैं तुम्हें चुनने के लिए 3 सांस दूंगा। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। हर कोई चौंक गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से अर्जुन को घूर कर देखा। अगर यह एम्परर रेल्म का कोई और नवागंतुक होता, तो ये ठीक होता। हालांकि अर्जुन केवल 3rd ऑर्डर डाउसोस रेल्म से था, पर वह काफी मजबूत लग रहा था और उसे घमंड करने का अधिकार था। पर ह्योजी कौन था? वह महान सम्राटों का पुत्र था। पूर्वी क्षेत्र के सरीन सोल के महान सम्राटों का वंशज। यहाँ मौजूद एम्परर रेल्म के सभी लोग उससे डरते थे। हालांकि वे उसके सामने डरते नहीं थे, पर वे अभी भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। पर अर्जुन ने वास्तव में उसे कोशिश करने की हिम्मत दी। इस लड़के को महान सम्राटों के पुत्र से इस तरह के लहजे में बात करने की हिम्मत कहाँ से मिली? युवा विशेष रूप से स्तब्ध था, ये सोचते हुए कि यह आदमी एक मूर्ख था। उसे अभी अभी एक मूर्ख के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ी? उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि अर्जुन इस बार निश्चित रूप से मरने वाला था। अगर किसी ने उसे नाराज किया, तो वह अर्जुन को नहीं मार सकता था, ज्यादा से ज्यादा उसे सबक सिखा सकता था, पर अगर किसी ने ह्योजी को नाराज किया, तो वह कैसे जीवित रह सकता था? भानु की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अर्जुन की मदद कर सकता था क्योंकि वे दोनों दक्षिणी क्षेत्र से थे। दक्षिणी क्षेत्र में वह अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, पर उसे एक आंतरिक लड़ाई माना जाता था, इसलिए अगर वे मौत तक लड़ते तो कोई बात नहीं थी। पर शैटर्ड स्टार सी में अन्य 3 क्षेत्रों के मास्टरों के सामने वह बस बैठकर अर्जुन को धमकाते हुए नहीं देख सकता था। पर अब उसने पाया कि अर्जुन बस बेबुनियाद था। महान सम्राटों के पुत्र को इस तरह उकसाना, इसका क्या भला होगा? जो कठोर था वह टूटने में आसान था। ये लड़का अभी भी बहुत छोटा और जल्दबाज था। कुछ समय के लिए वातावरण अचानक जम गया, और यहाँ तक कि खाली जगह भी ठंडी हत्या के इरादे से भर गई। ह्योजी ने अर्जुन को उदासीनता से देखा,
उसकी आंखें ठंडी थीं जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। उसे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ने जरा भी डर नहीं दिखाया और उसकी जलती हुई नजर ने उसके दिमाग को थोड़ा हिला दिया। योजी का चेहरा काला पड़ गया और जैसे ही वह अर्जुन पर हमला करने वाला था, दूर से प्रकाश की एक किरण तेजी से उड़कर आई, बिजली की तरह तेज, और सभी के ऊपर आ पहुंची। सभी की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने ऊपर देखा, ये सोचते हुए कि यह व्यक्ति कौन था और वह इतना घमंडी क्यों था। जब प्रकाश की किरण छट गई तो एक गठीला अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और नीचे देखा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उत्साहित थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई भूखा भेड़िया हो जिसने अनगिनत सालों से शिकार नहीं देखा हो और आखिरकार उसे अपना शिकार मिल गया हो। पर जल्द ही वह कांप उठा और एक भूत थूक निगल लिया। उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। नीचे के 6 लोग उसे लालची आंखों से देख रहे थे और उनमें से 5 वास्तव में एम्परर रेल्म से थे। वह ऊंचे उत्साह में यहाँ आया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह दिखाई देगा उसे ऐसा दृश्य दिखाई देगा। वह इतना डर गया था कि वह लगभग तुरंत मुड़कर चला जाता। हालांकि वह औसत एम्परर रेल्म को अपनी आंखों में नहीं रखता था, पर यहाँ 5 लोग थे। अगर वे वास्तव में लड़ते तो वह निश्चित रूप से उनका विरोधी नहीं होता। अरे! अर्जुन ने दबी हुई आवाज में चिल्लाया। नवागंतुक को ऊंचे उत्साह में देखते हुए उसका दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह इस व्यक्ति को जानता था, और वह खुश था क्योंकि उसने शैटर्ड स्टासी की इस यात्रा के बाद इस व्यक्ति को ढूंढने की योजना बनाई थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ जाएगा। दिग्वीर्य ब्लू फेदर सेक्ट का सेक्ट मास्टर, हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर और महान सम्राटों का वंशज। हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक अर्जुन को दिग्वीर्य द्वारा सिखाया गया था, पर अर्जुन ने इसकी खेती करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने इसे अपनी देह पर छोड़ दिया। देह इसे खेती करके खुश था और उसकी खेती बहुत तेजी से बढ़ी। पर हाल ही में देह ने महसूस किया कि उसकी खेती एक बाधा तक पहुंच गई है, और उसने अनुमान लगाया कि यह उसकी सीक्रेट आर्ट के कारण था। शायद दिग्वीर्य द्वारा अर्जुन को सिखाया गया हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक पूरा नहीं था। अर्जुन दिग्वीर्य को ढूंढना चाहता था ताकि वह हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक के बारे में पूछ सके और उससे पूरा सीक्रेट आर्ट प्राप्त कर सके। अन्यथा देह की खेती बहुत संभव था कि स्थिर रहे। उन दोनों के अलग अलग विचार थे, पर वे यहाँ मिलकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। कोई भी टॉम, डिक या हैरी यहाँ आने की हिम्मत क्यों करता है? युवा ने अप्रसन्नता में अपने होंठ सिकोड़ लिए जब उसने पाया कि दिग्वीर्य भी थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म से था। उसने अर्जुन को पहले इसलिए अंदर आने दिया था क्योंकि अर्जुन ने उसका एक बार सहा था। वह यहाँ सोर्स स्ट्रेंथ अवशोषित और शोधन करने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह अर्जुन पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर अब एक और डाउसोस रेल्म का योद्धा एम्परर रेल्म के क्षेत्र में आ गया था। बस उसे मार दो, एकाक्ष ने ठंडी हंसी दी। दिग्वीर्य ये सुनकर चौंक गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि नीचे के 6 लोग क्या कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि 5 एम्परर रेल्म मास्टर उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से देख रहे थे। उसने जल्दी से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और माफी मांगी। मेरी माफी, मैंने गलती से आपके अनमोल स्थान पर घुसपैठ कर दी है। मैं अब वापस चला जाऊंगा, कृपया शांत हो जाएं। ऐसा कहते हुए उसने जानबूझकर या अनजाने में अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, इससे पहले कि वह मुड़ने के लिए चला जाता। हालांकि उसने अर्जुन को पहचान लिया था और उसे याद था कि उसने बोन प्रिजन में अर्जुन को हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक सिखाया था, पर वह अर्जुन से करीब से हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक का कोई निशान नहीं ढूंढ सका। इससे दिग्वीर्य भ्रमित हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया था कि परिपक्व बीज से उतार चढ़ाव इस जगह से उत्सर्जित हो रहा था, पर जब वह जल्दी से आया तो उतार चढ़ाव गायब हो गया था और वह अर्जुन को देखकर आश्चर्यचकित था। वह भ्रमित था और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। बड़ा चचेरा भाई, मत जाओ। चूंकि तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो तो इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? अर्जुन ने अचानक दिग्वीर्य की स्थिति की ओर उत्साह से चिल्लाकर कहा। दिग्वीर्य लड़खड़ाया और लगभग हवा से गिर ही गया।
उसने जल्दी से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और गुस्से में कहा, तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई कौन है? अर्जुन ने सख्ती से कहा, बड़ा चचेरा भाई, तुम बहुत मतलबी हो। तुम मुझसे मिलने के बावजूद न जानने का नाटक कर रहे हो। मैं बाद में तुम्हारी माँ को बताऊंगा, सावधान रहना कि वह तुम्हें मारे नहीं। दिग्वीर्य क्रोधित था और उसने कहा, लड़के, बकवास मत करो। अर्जुन ने कड़ाई से कहा, हर कोई यहाँ मुझे धमकाना चाहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए खड़ा नहीं होना चाहिए या कुछ और? दिग्वीर्य ने उदास चेहरे से कहा, लड़के, अगर तुमने फिर से बकवास की तो सावधान रहना कि मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। अर्जुन ने तुरंत गुस्से में कहा, हर कोई मेरे साथ असभ्य होना चाहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस युवा मास्टर को धमकाना इतना आसान है? विश्वास करो या नहीं, मैं अभी ऊपर जाऊंगा और तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान नहीं लेती। अर्जुन को बार बार तुम्हारी माँ कहते देखकर दिग्वीर्य इतना नाराज हुआ कि उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, पर चूंकि नीचे एम्परर रेल्म के 5 लोग थे, उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने केवल ठंडी हंसी दी और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आओ, देखते हैं कौन किसे मारेगा। बस तुम इंतजार करो। अर्जुन ने ये कहने के बाद तुरंत ऊपर उड़ गया और दिग्वीर्य पर मुट्ठियों की एक झड़ी लगा दी। लड़के, तुम में हिम्मत है। दिग्वीर्य क्रोधित था। हालांकि वह नीचे के 5 एम्परर रेल्म के लोगों से डरता था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह अर्जुन से डरता था। अर्जुन को बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर आकर हमला करते देखकर उसने तुरंत पलटवार किया। हालांकि वह अर्जुन और नीचे के 5 लोगों के बीच के रिश्ते का पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने उसे मारने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी 50% शक्ति का इस्तेमाल बचाव के लिए किया। पलक झपकते ही हवा में गड़गड़ाहट की आवाज आई, क्योंकि दोनों ने मुट्ठियों और लातों का आदान प्रदान किया। हालांकि दृश्य बहुत जीवंत लग रहा था, पर वास्तव में किसी ने भी अपनी असली क्षमता नहीं दिखाई। अचानक अर्जुन ने चुपचाप दिग्वीर्य को आंख मारी। हालांकि दिग्वीर्य को नहीं पता था कि अर्जुन का क्या मतलब था, पर वह इतने सालों से जीवित था, इसलिए उसे कुछ समझ थी। अर्जुन से आगे पीछे लड़ते हुए उसने अर्जुन के साथ सहयोग किया ताकि युद्ध के मैदान को जल्दी से दूर ले जाया जा सके। थोड़ी देर में वे दोनों एम्परर रेल्म के 5 लोगों की दृष्टि से दूर जा चुके थे। थोड़ी देर बाद उनकी दिव्य भावना भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। हुंफ, ह्योजी ने ठंडी हंसी दी। ठंडे भाव के साथ वह मुड़ गया और अपनी मूल स्थिति में वापस उड़ गया। हालांकि अर्जुन ने उसे परेशान कर दिया था, पर अर्जुन अब किसी और से लड़ रहा था। उसके लिए उनका पीछा करना सुविधाजनक नहीं था। वह केवल इसे नजरअंदाज कर सकता था। एकाक्ष ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन गायब हो गया था और हल्के से हंसकर कहा, इस छोटे बच्चे ने अपने लिए बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता ढूंढा। युवा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि वह व्यक्ति उसका सहायक था। वह हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए केवल एक नाटक कर रहा था। हालांकि भानु ने कुछ नहीं कहा, पर उसने स्पष्ट रूप से ऐसा ही महसूस किया। हालांकि अर्जुन का रवैया अभी सख्त और घमंडी था, जैसे उसने किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखा, पर अंत में वह बस डाओसोस रेल्म का एक योद्धा था। अगर वह वास्तव में ह्योजी के साथ लड़ता तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये ठीक था। अगर वह भागते समय अपने तथाकथित बड़े चचेरे भाई से लड़ता तो ह्योजी उसका कुछ नहीं कर पाता। ये बस इतना था कि ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति दूसरों को उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर करता। जल्द ही एम्परर रेल्म के 5 लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए थे बिखर गए, पर अजीब तरह से अगले दिनों में उन्हें सोर्स स्ट्रेंथ में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं मिली। इससे उन्हें और भी विश्वास हो गया कि पिछली विसंगति अर्जुन के कारण हुई थी। सोर्सी से दसियों हजार किलोमीटर दूर एक टूटे हुए तारे के ऊपर 2 लोग हवा में खड़े थे, एक दूसरे को दूरी से देख रहे थे। उनमें से एक गठीला था, एक मजबूत शरीर और जलती हुई नजर के साथ, जैसे कोई भूखा भेड़िया हो जिसने अपना शिकार देखा हो। दूसरा हवा में खड़ा था, उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकदार थीं। ये दोनों दिग्वीर्य और अर्जुन के अलावा और कोई नहीं थे। वे सोर्सी से इस निर्जन तारे तक पीछे हट गए थे, प्रत्येक के अपने गुप्त इरादे थे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म तक खेती कर सकते हो। दिग्वीर्य ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और थोड़े उत्साह के साथ कहा, इस महाराज ने तुम्हें जो सीक्रेट आर्ट सिखाया वह बुरा नहीं है ना? उसने सोचा कि अर्जुन इतनी कम समय में ऐसी खेती इसलिए हासिल कर सका क्योंकि हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट के कारण। आखिरकार हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट बहुत हेवन डिफाइंग था। जब तक कोई सीक्रेट आर्ट के बैकलैश को सह सकता था, अपनी खेती को बढ़ाना अत्यंत आसान था। ये युवा मास्टर प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, इसका तुम्हारे बकवास सीक्रेट आर्ट से क्या लेना देना? अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। दिग्वीर्य हंसकर बोला, यह महाराज एक समय तुम्हारे सेक्ट मास्टर थे और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम इस तरह इस महाराज से बात करते हो? अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा, अगर मुझे सही याद है तो यह इस युवा मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी। दिग्वीर्य ने कहा, भले ही ऐसा हो, पर क्या तुम इस बात से इनकार करने वाले हो कि इस महाराज ने तुम्हें एक सीक्रेट आर्ट सिखाया था? अर्जुन ने ये सुना और अचानक गुस्सा हो गया, तुम्हें वह जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे उस बकवास सीक्रेट आर्ट के बारे में एक सवाल पूछना है। क्या? दिग्वीर्य ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने मुझे जो खेती विधि सिखाई वह अधूरी है? दिग्वीर्य की आंखें अचानक चमक उठीं और उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने चिल्लाकर कहा, तुमने वास्तव में एक सीक्रेट आर्ट की खेती की है। उसकी अभिव्यक्ति एक ऐसे परपीड़क जैसी थी जिसने एक नग्न सुंदरता को देखा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिससे अर्जुन के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अधीरता से कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना कि मैंने इसकी खेती की या नहीं? दिग्वीर्य हल्के से मुस्कुराया और कहा, अगर तुमने इसकी खेती नहीं की तो तुम्हें इस समस्या का पता कैसे चला? अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा, वह सीक्रेट आर्ट वास्तव में अधूरा है। तुम नीच हो। इस युवा मास्टर ने तुम्हें बोन प्रिजन से मुक्त करने और तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता वापस देने के लिए एक बड़ा खतरा मोल लिया। तुमने न केवल दयालुता का बदला चुकाना नहीं जाना, बल्कि तुमने मुझे एक अधूरा सीक्रेट आर्ट भी सिखाया। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? न्याय कहाँ है? धिक्कार है। ये युवा मास्टर केवल खुद को दोष दे सकता है कि वह तुम जैसे कमीने पर विश्वास करने के लिए बहुत भोला था। उसने कड़वाहट से शाप दिया, अपनी छाती पीटते हुए और अपने पैर पटकते हुए। उसके चेहरे पर पछतावे का भाव था, लगभग पछतावा निवारण की दवा खरीदकर खाने की इच्छा हो रही थी। दिग्वीर्य का चेहरा एक खुशनुमा मुस्कान से भरा हुआ था क्योंकि उसने उसे शाप देना समाप्त करने का इंतजार किया इससे पहले कि वह कहता, इस महाराज ने तुम्हें जो सीक्रेट आर्ट सिखाया वह अधूरा नहीं है, वह पूरा है। बकवास। अर्जुन ने देखा कि उसने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और उस पर थूका। दिग्वीर्य आसानी से बच गया और हल्के से कहा, लड़के, इतने असभ्य मत बनो। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना नहीं सिखाया? माफ करना, मैं जन्म से ऐसा हूँ। अर्जुन ने एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ कहा। दिग्वीर्य ने गुर्राया, यह महाराज तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरेगा, पर उस सीक्रेट आर्ट के बारे में क्या तुम इस महाराज से इसकी व्याख्या सुनना चाहते हो? बोलो। अर्जुन ने उसे ठंडे ढंग से देखा। दिग्वीर्य ने परवाह नहीं की और हल्के से कहा, अतीत में मेरे पूर्वज ने हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट बनाया था, जो एक असाधारण सीक्रेट आर्ट था। महान सम्राट हेवन और अर्थ में सर्वोच्चता हासिल करने में सक्षम थे और यूनिवर्स में अजेय थे। दुर्भाग्य से अंत में जो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग खड़ा था, उससे अन्य महान सम्राटों को डर लगा और उन्होंने मिलकर उसे मार डाला। ये वास्तव में हेवन है जो वीर प्रतिभाओं से जलता है। अर्जुन ने ठंडी हंसी दी, मैंने जो संस्करण सुना वह तुम्हारे बताए संस्करण से अलग क्यों है? दिग्वीर्य ने उसे घूर कर कहा, क्या तुम अभी भी सुनना चाहते हो? अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो यह महाराज नहीं कहेगा। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए और अपने मुंह को खींचकर एक सिलाई का इशारा किया, उसे जारी रखने का संकेत देते हुए। दिग्वीर्य ने नाखुशी से गुर्राया और जारी रखा, जब मेरे पूर्वज ने हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट बनाया था तो उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि इस सीक्रेट आर्ट में एक बड़ी कमी है। अनुमान लगाओ कि वह क्या है?
अर्जुन ने अपने मुंह की ओर इशारा किया और कुछ आह की आवाज निकाली, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिग्वीर्य ने लाचारी से कहा, हालांकि यह सीक्रेट आर्ट हेवन डिफाइंग है, पर यह हेवन और अर्थ के खिलाफ जाता है, इसलिए बैकलैश अत्यंत मजबूत है। केवल महान दृढ़ता वाले लोग ही इसकी खेती कर सकते हैं और बैकलैश को सहन कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें डेमन रेस बनने और खुद को जलाकर मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन का दिल ये सुनकर धड़क उठा, ये जानते हुए कि दिग्वीर्य झूठ नहीं बोल रहा था। यह इसलिए था क्योंकि देह ने एक बार इस समस्या का जिक्र किया था, पर चूंकि देह एक स्टोन मंगूस था, वह सभी प्रकार की अशुद्धियों को शोधन और बाहर निकालने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था, इसलिए हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट का ये दोष उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता था। इसके अलावा जब इस सीक्रेट आर्ट की खेती एक निश्चित सीमा तक की जाती है, तो एक बाधा दिखाई देगी। अगर इस बाधा को नहीं तोड़ा गया तो एम्परर रेल्म में प्रवेश करना कभी संभव नहीं होगा। ये बोलते हुए दिग्वीर्य की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसने अर्जुन को घूर कर देखा, और यह बाधा थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म है। यही कारण है कि तुम और मैं एम्परर रेल्म में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्जुन ने सोचा कि उसकी सफलता में विफलता हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट के कारण नहीं थी, पर वह सुनने को तैयार था, क्योंकि उसे लगा कि दिग्वीर्य उसे इस समस्या का समाधान जल्द ही बता देगा। इस आदमी को लगा कि उसने पहले ही उसे हरा दिया है, इसलिए वह अब बकवास कर रहा था और बहुत सारी जानकारी प्रकट कर रहा था। निश्चित रूप से दिग्वीर्य ने कहा, इस समस्या को हल करने के लिए मेरे पूर्वज ने एक सरल समाधान निकाला, एक और व्यक्ति को भी हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट की खेती करने दो। जब यह व्यक्ति थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म की बाधा तक पहुंच जाता है, तो वे उसे खा सकते हैं और एक झटके में बाधा को तोड़ सकते हैं, इस प्रकार एम्परर रेल्म में प्रवेश कर सकते हैं। उसका लहजा धीरे धीरे उत्साहित हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसने उत्साह से कहा, मेरे पूर्वज वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं, मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, तो तुमने मुझे हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट इसलिए सिखाया क्योंकि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मुझे खाना था। दिग्वीर्य मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखाते हुए, स्वाभाविक रूप से, अन्यथा क्या तुम्हें लगता है कि यह महाराज मेरे पूर्वज के वंशज के रूप में इस सीक्रेट आर्ट को दूसरों को आसानी से सिखाएगा? नीच, बेशर्म, अर्जुन ने गुस्से में कहा। दिग्वीर्य ने ठंडी हंसी दी, तुम अकेले नहीं हो जिसे इस महाराज ने सिखाया है। पिछले कुछ 100 सालों में इस महाराज ने सैकड़ों योग्य योद्धाओं को ढूंढा है और उन्हें हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट सिखाया है, पर तुम अकेले हो जो थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म तक खेती कर पाए हो। जहां तक दूसरों की बात है, वे सभी मर चुके हैं। वह थोड़ी देर रुका, इससे पहले कि वह जारी रखता, इस महाराज ने तुम्हें जो सीक्रेट आर्ट सिखाया वह अधूरा नहीं है, ये बस एक प्रति है। प्रति? अर्जुन ने माथे पर बल डाला। हाँ, मेरे पूर्वज द्वारा बनाया गया हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर सीक्रेट आर्ट 2 प्रकारों में विभाजित है, मुख्य एक और प्रति। यह महाराज मुख्य एक की खेती करता है, जबकि मैंने तुम्हें जो सिखाया वह एक प्रति है। नोट अनुभाग, इस कहानी के अंश में मानवीय पात्रों और कुछ विशेष वस्तुओं के नामों को निम्नलिखित सूची के अनुसार हिंदी में बदला गया है, जबकि स्थानों, सेक्टों और तकनीकों के नाम इंग्लिश रूप में ही रखे गए हैं ताकि कहानी की प्रामाणिकता बनी रहे। धूम, एक प्रचंड शक्ति बाहर निकली और अर्जुन सबसे पहले इसके चपेट में आया और तुरंत उसमें समा गया। आइस एंड फायर 9 लेड हेवन सीक्रेट टेक्निक चारों ओर घूमकर धीरे धीरे लुप्त हो गई, उसकी शक्ति बिखर चुकी थी। दिग्वीर्य, हालांकि, शांत और गंभीर भाव से अपनी जगह पर खड़ा रहा और सामने घूरता रहा। जब धूल छटी तो अर्जुन फटे पुराने कपड़ों में शून्य में खड़ा था। हालांकि उसकी हालत खराब थी, पर उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। उसने सोलम भाव से हाथों की एक श्रृंखला बनाई। एक रहस्यमय आभा हवा में भर गई। दिग्वीर्य को अचानक बेहद बेचैनी महसूस हुई। इस भाव से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी कारण से उसे लगा कि जैसे समय धीमा हो गया हो, उसकी परसेप्शन दबी हुई थी। उसके आसपास सब कुछ थम सा गया था और केवल अर्जुन की हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। अचानक एक चकाचौंध करने वाला हाथ का निशान बना
और अर्जुन ने अपना हाथ फैलाया और उसकी ओर ताली बजाते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल आर्ट। दिग्वीर्य स्तब्ध रह गया, इंस्टिंक्टिवली एक खतरनाक आभा महसूस करते हुए। वह चकमा देना चाहता था लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं पाया, और इस पल तो उसके विचार भी मानो जम गए थे। हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स सीक्रेट टेक्निक ने कोई भूमिका नहीं निभाई। चकाचौंध करने वाला हाथ का निशान सीधे दिग्वीर्य की ओर बढ़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में दिग्वीर्य ने अचानक अपनी जीभ का सिरा काट लिया, एक बूंद ब्लड एसेंस थूका और अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसके हाथ में एक खून के रंग की बोतल दिखाई दी। बोतल बड़ी नहीं लग रही थी, केवल लगभग 1 फुट ऊंची थी, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुई, एक अत्यंत प्रबल ब्लडी आभा हवा में भर गई। इस बोतल से अचानक एक चमकीली लाल रोशनी फूटी, और यह रोशनी इतनी सघन थी कि वह लगभग टैंजेबल थी। खून की गंध न केवल तीखी थी, बल्कि वह बाहर भी बह निकली, एक गहरे लाल रंग के प्रकाश में बदल गई जिसने सामने के हिस्से को श्राउड कर दिया। जहां तक नजर जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो खून का एक लाल सागर अचानक फैल गया हो। इसने स्पेस के एक विशाल विस्तार को भर दिया था। धम धम धम, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल आर्ट खून के सागर से टकराया। भयानक लहरें उठ गईं, जिससे खून का सागर रॉयल और टंबल करने लगा। दिग्वीर्य ने एक दबी हुई कराह भरी और पीछे हट गया। भले ही उसने ये स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट बुलाया था, फिर भी वह फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर की डिवाइन टेक्निक से अनिवार्य रूप से प्रभावित हुआ, और उसका चेहरा तेजी से एजेड हो गया। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था। हालांकि उसका भाव शांत हो चुका था और पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था। अपने दांत पीसकर और अर्जुन को घूरकर दिग्वीर्य गर्जा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी डिवाइन टेक्निक होगी। अर्जुन ने माथे पर बल डाला और चारों ओर देखते रहा। दिग्वीर्य के खून के रंग की बोतल बुलाने के बाद केवल 3 सांसें ही हुई थीं, लेकिन अब जिस एनवायरनमेंट में वह था उसमें अर्थ शेकिंग परिवर्तन आ चुके थे। आसपास खून की गाढ़ी गंध भरी हुई थी और नीचे खून का सागर लगातार चर्निंग हो रहा था। बुलबुले उठ रहे थे और उनमें से भूतों और भेड़ियों के फेंट रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसपास का स्पेस इस खून के सागर से आइसोलेटेड हो गया था। भले ही अर्जुन डाउ ऑफ स्पेस में प्रोफिशिएंट था, फिर भी वह खून के सागर से परे कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह अचानक सील्ड वर्ल्ड बीट के समान एक छोटी दुनिया बन गई हो। यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेटेड थी। यह क्या बकवास थी? अर्जुन पजल्ड था। जिस एकमात्र चीज के बारे में वह निश्चित था, वह ये थी कि खून के रंग की बोतल एक एम्परर आर्टिफैक्ट थी। इसके अलावा ये सबसे अधिक संभावना थी कि यह हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर, द ग्रेट एम्परर्स द्वारा छोड़ा गया एक एम्परर आर्टिफैक्ट था, क्योंकि दिग्वीर्य अभी तक एम्परर रेल्म मास्टर नहीं था, इसलिए उसके पास अपना एम्परर आर्टिफैक्ट होना असंभव था। अगर यह वास्तव में हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर, द ग्रेट एम्परर्स द्वारा छोड़ा गया एम्परर आर्टिफैक्ट था, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। दिग्वीर्य ने आगे कहा, इस किंग की ब्लड स्पिरिट बॉटल के अंदर, भले ही तुम डाउ ऑफ स्पेस में प्रोफिशिएंट हो, तुम एस्केपिंग के बारे में भूल सकते हो। आज तुम या तो इस किंग के सामने सबमिट करो या यहीं मर जाओ। अर्जुन स्नीयर किया, तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। इस यंग मास्टर की फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स डिवाइन टेक्निक से हिट होने के बाद तुम कब तक जिंदा रह सकते हो? भले ही फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल सील का डिजायर्ड प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसने दिग्वीर्य को घायल जरूर किया। उसका धीरे धीरे एजिंग होता चेहरा इसका सबसे बड़ा प्रूफ था, और उसके शरीर में इन्वेड कर चुकी प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम को आसानी से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था। प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम लगातार दिग्वीर्य की वाइटैलिटी को करोड करती रहेगी जब तक कि वह अंततः ओल्ड एज से मर नहीं जाता। एक ट्रिवियल सीक्रेट टेक्निक मेरा क्या बिगाड़ सकती है? दिग्वीर्य ने कोल्डली स्नॉटेड किया और अपना हाथ फैलाया, जिससे उसके नीचे का खून उसकी ओर रश करने लगा। जैसे ही खून अंदर बहा, दिग्वीर्य के ओल्ड फेस ने तुरंत अपनी लस्टर वापस पा ली, मानो वह प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम से एरोडेड नहीं हो रहा था। हालांकि अर्जुन ने कीनली नोटिस किया कि दिग्वीर्य की आईब्राव फरोड थी और उसके चेहरे पर शॉक का भाव आ गया था। उसका चेहरा, जो रिकवर्ड हो चुका था, एक बार फिर तेजी से एजेड हो गया।
ये किस तरह की पावर है? दिग्वीर्य ने अंततः शौक में पूछा। खून का उपयोग करके अपनी वाइटैलिटी रिस्टोर करने का उसका तरीका वास्तव में सिम्टम्स का इलाज कर रहा था, रूट कॉज का नहीं। जब तक वह यहाँ खून अब्जॉर्ब करना जारी नहीं रखता, तब तक वह अंततः मर जाएगा। ये रियलाइज करने के बाद दिग्वीर्य अंततः अफ्रेड हो गया। अर्जुन लाफ्ट और स्नीयर किया, क्या तुम सब चीजों को डिवावर नहीं कर सकते? तुम खुद इसे डिवावर करने की ट्राई क्यों नहीं करते और तुम्हें पता चल जाएगा। दिग्वीर्य फ्यूरियस था और उसने अपना हाथ वेव किया, जिससे खून का सागर अचानक टंबल करने लगा और उसमें से एक ब्लड ड्रैगन बाहर निकला। ये ब्लड ड्रैगन लाइफ लाइक था, अपनी हाउस साइज्ड आंखों से अर्जुन को घूर रहा था, अपने फैंग्स बाहर निकाल रहा था और अपने क्लॉज लहरा रहा था। दिग्वीर्य के सरप्राइज के लिए इतने फियर्स अटैक के सामने अर्जुन बस अपनी जगह पर खड़ा रहा और सॉफ्टली स्नीयर किया। ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? दिग्वीर्य बविल्डर्ड था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन क्या प्लानिंग कर रहा था, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए उसने अचानक फिर से एक्शन लिया। कई ब्लड ड्रैगन्स खून के सागर से सडन शॉट आउट हुए और अर्जुन को चारों डायरेक्शन से घेर लिया। अर्जुन स्नॉटेड किया, दिग्वीर्य, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इस यंग मास्टर की एक्सपेक्टेशंस से परे है, लेकिन तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे ये ट्रेजर इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया। उसने वास्तव में दिग्वीर्य के शब्दों को उसी पर रिटर्न कर दिया था। दिग्वीर्य फ्यूरियस था, बॉय, तुम इतने एरोगेंट होने की डरे कैसे करते हो? इस किंग की ब्लड स्पिरिट बॉटल के अंदर तुम क्या कर सकते हो? बस ओबीडियंटली अपनी डेथ एक्सेप्ट करो। अर्जुन इंडिफरेंटली कहा, जो मरने वाला है वह तुम हो। जैसे ही उसने बोलना फिनिश्ड किया, उसने अपना हाथ स्ट्रेच्ड किया और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को समन किया, अपनी सोची और डिवाइन सेंस उसमें पोरिंग कर दी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल तेजी से साइज में ग्रू हुआ और उसकी सरफेस पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स अचानक लाइफ में आ गए। एक वाइल्ड ऑरा हवा में भर जाने के कारण वे लगातार मूविंग अराउंड कर रहे थे। ये है। दिग्वीर्य की आंखें वाइड हो गईं क्योंकि वह हॉरर में माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को घूर रहा था, शौक में लगभग अपनी जीभ काटते हुए। हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर और ग्रेट एम्परर्स के डिसेंडेंट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में शैटर्ड स्टासी में हुई हर चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न था। वह जानता था कि कौन से ग्रेट एम्परर्स यहाँ फॉलन हुए थे और वे अपने पीछे किस तरह के ट्रेजर्स छोड़ गए थे। इसलिए जैसे ही माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अपीयर्ड हुई, उसने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया। यह इम्पॉसिबल है, दिग्वीर्य शाउटेड किया। किसी भी केस में वह बिलीव नहीं कर सकता था कि अर्जुन ने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को सबड्यूट कर लिया था। यह युआन डिंग ग्रेट एम्परर्स का नेटल एम्परर आर्टिफैक्ट था। यह एक एंशिएंट रेलिक था जिसे युआन डिंग ग्रेट एम्परर्स एंशिएंट वाइल्ड लैंड से ब्रॉट आउट किया था। हालांकि क्या माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल फीनिक्स ट्रू फायर को सप्रेसिंग कर द वॉइड में एस्केपिंग नहीं कर रहा था? यह अर्जुन के हाथों में क्यों अपीयर होगा? अगर माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल यहाँ था, तो फीनिक्स ट्रू फायर कहाँ था? अगर यह रियल माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल था, तो आज उसका लाइफ डेंजर में था। गोआंग, एक मेलोडियस घंटी की साउंड अचानक रंग आउट हुई और नेकेड आई को विजिबल शॉक वेव्स सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड हुए। साउंड वेव्स एक ऐसी पावर के साथ मिक्स थे जो हेवंस एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में एबल लग रही थी, सब कुछ सप्रेस करने के लिए इनफ थी। ब्लड ड्रैगन्स जो अर्जुन पर पाउंस कर रहे थे, सडन डिसइंटीग्रेटेड हो गए, खून में वापस टर्निंग हो गए और ड्रिपिंग डाउन होने लगे। दिग्वीर्य का पूरा बॉडी शुक और वह हेल्प नहीं कर सका, लेकिन कुछ स्टेप्स बैक ले लिया। जब वह फिर से स्टिल खड़ा हुआ, तो उसके ईयर्स और नोज से ब्लड ओजिंग हो रहा था। ये रियल माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल था। दिग्वीर्य को अपनी आइज के सामने केवल स्नोई वाइट दिखाई दिया और उसके माइंड के शॉक के अंदर वह कुछ भी लॉन्गर सी नहीं कर सका, उसका हेड बजिंग कर रहा था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के शॉक को पर्सनली एंड्योरिंग करने के बाद उसे लॉन्गर कोई डाउट्स नहीं था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के अपीयरेंस के बाद दिग्वीर्य का बॉडी स्टिफेंड हो गया, मानो वह एक इनविजिबल फोर्स से सप्रेस्ड हो रहा था। यहाँ तक कि उसके चारों ओर चर्निंग खून भी सडन काम डाउन हो गया, नो लॉन्गर कोई रिपल्स कॉजिंग कर रहा था।
माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की साउंड ने माउंटेन्स एंड रिवर्स को सप्रेस्ड कर दिया और एम्परर्स ऑरा ने वर्ल्ड को चेंज कर दिया। अगर हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर्स बैटल टेक्निक सब कुछ डिवाउर कर सकती थी, तो माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल इस वर्ल्ड में सब कुछ सप्रेस कर सकती थी। दिग्वीर्य अंततः खुद को होल्ड बैक नहीं कर सका और खून का एक बूंद स्पैट आउट किया। उसका चेहरा अचानक बहुत उल्टा हो गया। अर्जुन कोल्डली स्नॉटेड किया, दिग्वीर्य, आज ये जगह तुम्हारा बेरियल प्लेस होगी, ओबीडियंटली अपनी डेथ एक्सेप्ट करो। जैसे ही उसने शाउटेड किया, उसने अचानक अपना हाथ वेव किया और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अचानक ब्लड सी में तेजी से फेल डाउन हुआ, बिना किसी ट्रेस के डिसअपियरिंग हो गया। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में पूरा ब्लड सी बॉयल करना बिगैन और साथ ही सभी डायरेक्शन से एक क्रिस्प क्रैकिंग साउंड आ रही थी। दिग्वीर्य फ्राइड से पेल टर्न्ड हुआ और शाउटेड किया, स्टॉप, स्टॉप, तुम इस किंग की ब्लड स्पिरिट बॉटल को डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये स्पेस सील्ड हो चुका था जब उसने ब्लड स्पिरिट बॉटल को समन किया था, और अब जब माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल प्रेसिंग डाउन हो रहा था, तो ब्लड स्पिरिट बॉटल इसे बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता था। अगर यह कंटिन्यूड रहा, तो हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर और ग्रेट एम्परर्स द्वारा छोड़ा गया यह एम्परर आर्टिफैक्ट निश्चित रूप से डैमेज्ड हो जाएगा। अर्जुन स्नीयर किया, तुम अबाउट टू डाई हो, फिर भी तुम्हें बॉटल की केयर करने का लेजर है। अगर ब्लड स्पिरिट बॉटल उसके द्वारा यूज्ड हो सकती थी, तो अर्जुन इतना रूथलेस नहीं होता, क्योंकि आखिरकार ये हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स द्वारा छोड़ा गया एक ट्रेजर था और इसकी वैल्यू अमेजरेबल थी। लेकिन दिग्वीर्य ने पहले कहा था कि इस चीज को केवल वो फैमिली ब्लडलाइन वाले ही यूज कर सकते थे, इसलिए भले ही अर्जुन इसे ऑब्टेन कर ले, ये यूजलेस होगा। इसलिए उसने कोई मर्सी नहीं दिखाई। कचा और ज्यादा साउंड्स बाहर आए। दिग्वीर्य का फेस पेल था जब उसने रॉड किया, स्टॉप, आओ चीजों पर टॉक ओवर करते हैं। अर्जुन कोल्डली कहा, आधा वर्ड भी कहने का पॉइंटलेस है। हवाला, एक साउंड के साथ वर्ल्ड को फिल्ड करने वाला ब्लड सी अचानक ब्रोकन हो गया और स्पेस को सील्ड करने वाली पावर सडन डिसअपियर्ड हो गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।